काइंड ऑफ, ईदी अमीन मतलब ने बहुत। एक्चुअली हाँ। उन्होंने वो जारी कर दिया, जिसे वो कर दिया था कि जितने हिंदूज हैं उनको लगता था, उसको भी ऐसा लगता था जर्मनी की तरह कि सब ज्यूज का कंट्रोल है, तो उनको ऐसा लगता था युगांडा के जितने टॉप पोजीशंस हैं वो सब हिंदूज के कंट्रोल में है। तो उन्होंने अच्छा। कुछ 5,000 हिंदू फैमिली थी, उनसे कहा कि तुम रातों रात पैक करो, निकल लो यहाँ से। ऐसा कुछ हम्म। लॉ बना दिए थे, जैसे न्यूरमबर्ग लॉज थे जर्मनी में, उसी तरीके के कुछ लॉ बना दिए थे उसने। तो ओके। आई थिंक सो कि मिसेस गांधी थी या किसी और ने वो कहा था कि मतलब अगर कहीं भी कुछ हिंदूज के साथ गलत Yeah, so do you think that we need to change our policies, and especially we need to check the different borders on a regular basis from where the infiltration is coming? actually, Anubhav, you rightly Mm-hmm. pointed out that we didn't have a, we still do not have a very good definition rather or a policy. Hmm. There was a convention of refugees which we didn't sign in 1951 and 1967, Mm-hmm. but we decided to follow an ad hoc policy. When a situation will arise, we will make uh, a policy at that particular moment of time. But India is a very large state, and Hmm. for such a large state and an aspiring global superpower. So for a global superpower to not have a global, at least a immigration task force which can Hmm. control the Hmm. immigration influx, it's it is a sad joke, you can say that. And way back in 80s and 90s, our border Bangladesh border now have been very well protected by fencing and wires. But way Mm-hmm. back in 80s and 90s, it was not very well protected, and there have been cases where it is said that corruption runs in our system. People entered, somehow they entered, and somehow they managed to get a card or something, a voter card, or either some type Citizenship. of card, some kind of identification card. And once you get a identification card, Hmm. in India, it is a tedious process to get many other cards, but you will surely get that if you have some connections and you have some money, extra money to spend. You can Hmm. get, you can still get driving license without going to some particular state of yours. Even if you're living in Delhi or any Hmm. city, and you want a driving license built from your hometown, you don't have to go there still. ऐसे Or we बन talk जाता है about बैठे बैठे कोई yes, कोई टेस्ट नहीं होता है उसका। digitalization. यस, तो वही हम्म। बात है ना कि मतलब ऐसे ही बन जाता है। तो तब के जमाने में तो और आसान था भाई, क्योंकि तब के जमाने में इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। तो ऐसे हम्म। भी इंस्टेंसेस आए हैं कि जहाँ पे लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए और उसके बाद उन्होंने कार्ड बनवा लिया, और फिर उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो एसिमुलेट हो गए उसी कल्चर में। उनको वो हम्म। आसामीज भी बोलना सीख गए, वो बंगाली भी बोलना सीख गए, वो हिंदू कल्चर से बहुत वाकिफ हो गए। तो ऐसे लोगों को हम्म। फिल्टर करना बहुत मुश्किल हो गया। इवन हम्म। इसीलिए ना, जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनआरसी करने के लिए आसाम की, ये हम्म। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। और हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली इसके लिए आर्टिकल 144 इन्वोक किया था। आर्टिकल 144 ये कहता है कि जुडिशियल, जितने जुडिशियली सर्विस है, मतलब जितने जुडिशरी के अधिकारी हैं और जितने सिविल सर्वेंट हैं, वो सब जुडिशरी के अंदर रह के काम कर सकते हैं। और हम्म। उसने जो है एक कमीशन बनाई, और उन्होंने जो है एनआरसी करवाई। अब उसकी भी एक दिक्कत हुई कि एक थी रहीमा बेगम, एक इंडिया में एक्ट चलता है फॉरेनर्स एक्ट, उसके तहत ट्रिब्यूनल सेट होते हैं। और उस ट्रिब्यूनल में तुमको ये अगर प्रूव करना होता, मतलब ओनर्स ऑफ प्रूफ जो होता है, वो जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया होता है उसके ऊपर होता है, अनलाइक क्रिमिनल केसेस। ठीक है। तो रहीमा बेगम को उस ट्रिब्यूनल ने फॉरेनर घोषित कर दिया था, फॉरेनर ओके। ट्रिब्यूनल ने। हम्म। और जब एनआरसी हुई तो उनका लिस्ट एनआरसी में नाम आ गया। अच्छा। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि ऐसे कैसे हो गया कि एनआरसी में इनका नाम आ गया और फाइनल ट्रिब्यूनल में फॉरेनर घोषित है। तो फिर हम्म। बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारे लैप्सेस थे इस चीज में। हम्म। तो वो इसी वजह से है क्योंकि तुम्हारे पास कोई नेशनल डेटाबेस नहीं किसी चीज का। ठीक है। ठीक है। तुम्हारे यहाँ हम्म। वो जो जो इमिग्रेशन के इंचार्ज है, वही वो पुलिस थाने और वही वाले लोग हैं। वो क्राइम भी वही देख रहे हैं, मर्डर भी वही देख रहे हैं, डकैती भी वही देख रहे हैं, सब कुछ वही देख रहे हैं। ठीक है। हम्म। तो हम्म। भैया फिर कैसे चलेगा फिर। Pakistan, राइट। Bangladesh, and हम्म। Afghanistan. हम्म। You don't हम्म। want us to be suspectful, like suspicious. You don't want us to be suspecting them. हम्म। But तुम्हारे लिए तुम नहीं लोगे अंदर. None of the OIC members have given so much of aid as India did, and they did not even propose to take them in. Why? हम्म। They are the peace-loving countries for the Muslims. No, Arab nation has recently declared that a pure Arab race cannot marry converted Muslims. राइट। They did not give citizenship to anyone outside. Like they give citizenship only to the pure Arab race.
Okay, Hmm. that is their point. No one questions them on that, and even I don't want to question them on that. Hmm. But Hmm. how stand against India when the majority Muslim nations are not taking Rohingyas in? Because we have volatile borders from all the sides. We have volatile borders, and we have been suffering this terrorism. So India has the right to decide which group or people or person has been posing a regional threat to the integrity and security of this nation. And Indian government has complete right to ban any organization who it sees that is a security threat. You cannot question us or the government on that. Like, we are not saying all of them are terrorists, but we have our own problems to deal with. Hmm. Understand that. भाई मेरा इस पे ये एक और बात थी कि इसे Hmm. ना सवाल क्या उठते हैं सीए पे, अगर तुम सवाल को देखो, ठीक है, तो तीन चीजें मेजरली उठती हैं। एक तो आर्टिकल 14 तो आजकल हर कोई ऐसे कोट करता है जैसे पता नहीं घर में बना हुआ कुछ सामान है कि जैसे खा लिया मतलब बस वही आर्टिकल 14। भाई आर्टिकल 14 का मतलब ये है इक्वालिटी वो ऑफर करता है, लेकिन उसमें भी नुआंस कन्वर्सेशन ये है भाई कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नाम की भी एक चीज होती है। उसी के हिसाब से जैसे निष्ठा ने कहा कि रिजर्वेशन पॉइंट आउट किए, ठीक है, तो वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का काम था, ठीक है। तो आर्टिकल 14 ये नहीं कहता कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेटेड है तो तुम उसको इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इन लोगों की हकीकत यही है कि ये लोग साल दर साल ये जो है डिस्क्रिमिनेट होते रहे। और मैं अभी कहीं पढ़ रहा था भाई एक्चुअली में कि ये जो इवन कश्मीरी हिंदूज जिस तरीके से रह रहे हैं उसके कंपैरिजन में रोहिंग्या के जो सो कॉल नहीं मतलब डिटेंशन टेंशन जो भी हैं वो उससे ज्यादा बेटर सैनिटेशन और रहने की व्यवस्था ऑफर कर रहे हैं कंपेयर टू Obviously. कश्मीरी हिंदू जिस टेंटों में रह रहे हैं। तो भाई अगर किसी को एक्सेलरेट करके जल्दी उनको निजात दिला दी जा रही है तो भैया उसमें क्या कसूर है, ठीक। पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 14 ऐसे ना कोट किया करिए, उसको थोड़ा सा पढ़ लिया करिए अगर आपको बहुत जानने की इच्छा हो। दूसरी चीज है सेकुलरिज्म पे, ठीक है। अब याद है तुमको एक युगांडा में एक डिक्टेटर हुआ करते थे ईदी अमीन, नाम सुना कभी? Kind of. ईदी अमीन मतलब ने बहुत एक्चुअली हाँ. उन्होंने वो जारी कर दिया जिसे वो कर दिया था कि जितने हिंदूज हैं उनको लगता था, उसको भी ऐसा लगता था जर्मनी की तरह कि सब ज्यूज का कंट्रोल है, तो उनको ऐसा लगता था युगांडा के जितने टॉप पोजीशंस हैं वो सब हिंदूज के कंट्रोल में है। तो उन्होंने अच्छा. कुछ 5,000 हिंदू फैमिली थी उनसे कहा कि तुम रातों रात पैक करो निकल लो यहाँ से। ऐसा कुछ लॉ बना दिए थे जैसे न्यूरमबर्ग लॉज थे जर्मनी में, उसी तरीके के कुछ लॉ बना दिए थे उसने। तो Okay. आई थिंक सो कि मिसेस गांधी थी या किसी और ने वो कहा था कि मतलब अगर कहीं भी कुछ हिंदूज के साथ गलत होता है जैसे यहूदी, अब इसको थोड़ा सा डिटैच करके देखते हैं इसको, जैसे इसराइल है, ठीक है। अब अगर यहूदियों को कहीं प्रॉब्लम होगी पूरे वर्ल्ड में तो वो सबसे पहले कहाँ देखते हैं? क्या वो अमेरिका अच्छा. देखेंगे? क्या वो नहीं. यूके देखेंगे? वो नहीं. इसराइल ही देखेंगे ना भाई। तो अगर हम्म. हिंदुओं को कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए सबसे पहली जगह कहाँ है? इंडिया. वो इंडिया ही है, ठीक है, क्योंकि वही एक बड़ा देश है और यहीं से सब ओरिजिनेट हुआ। इवन फॉर सिख्स और जैन्स और बुद्धिस्ट सब यहीं से ओरिजिनेट हुए। सभी हैं. अगर उन सबको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो वो इंडिया में आ सकते हैं। तो उस फ्रंट पे भी तुम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है। तुम कह सकते हो कि इनको क्यों नहीं दिया, तो ये सवाल क्यों नहीं देने का नहीं है, ये क्यों दिया ये गलत नहीं है। तुम ये कह रहे हो कि एसेंशियली क्यों नहीं दिया उसकी वजह से गलत है, अगर तुम पॉइंट आउट करना चाह रहे हो तो ठीक है, ये गलत नहीं है। तीसरा चीज है कह सकते हो कि अंडर इंक्लूसिविटी की बात, ठीक है, कि तुमने जितने लोगों को देना चाहिए था उतने लोगों को नहीं दिया, अगर तुम्हारा ये बेसिक आर्गुमेंट है। तो भाई जब SC ST रिजर्वेशन लागू हुआ था संविधान के वक्त, उसके 40 साल बाद ओबीसी रिजर्वेशन आया 90s में, ठीक है। हाँ. तो तुम क्या कहोगे कि वो उस वक्त की सरकार डिस्क्रिमिनेटरी थी कि उन्होंने ओबीसी को नहीं लिया नहीं, है? ऐसा तो ऐसा ये तो कह सकते थे ना, क्योंकि तब भाई वो सिचुएशन जैसी बदली उसके हालात से। कल को अगर सरकार को लगता है कि अहमदिया सियास को और हजारास को देनी चाहिए, सरकार वो भी दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है, सरकार बदले भैया तुम दे दो। अगर सरकार बदल दे 2024 में तो तुम दे दो, कौन विरोध करने वाला उसका, क्योंकि बाय लॉ तुम्हारे पास ताकत है, तुम कर सकते हो इस चीज को। इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये तीनों चीज ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किसी की मोरालिटी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं और उसके काउंटर ओपिनियन क्या सरकार रह सकती है सुप्रीम कोर्ट में अगर जितने भी डिसीजन होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पद अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और सीए की बात करो तो ये तीनों चीजें बड़े आराम से खारिज हो जाएंगी, बड़े आराम से।
जो सवाल जो उठा रहे हो मोरालिटी पे उठा रहे हो, तो भैया मोरालिटी पे तो कोई किसी को नहीं जज कर सकता, क्योंकि सबकी मोरालिटी भी अलग होती है। अब तुम्हारी मोरालिटी क्या कहती है, मेरी मोरालिटी क्या कहती है, उसका भाई कोई बात ही नहीं है। तो ये चीज है भाई। और राइट। दूसरी बात ये है भाई कि करना भी जरूरी था, क्योंकि ये एनआरसी जो हुई, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुई, ये तो बीजेपी हम्म। गवर्नमेंट ने कराई नहीं। अगर तुम हम्म। उस दिशा में भी जाना चाह रहे हो, ठीक है। हम्म। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब थोड़े ऐसे लॉज आते हैं तो हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, दिक्कतें आती हैं इम्प्लीमेंटेशन, कुछ अनफॉर्चुनेट दिक्कतें होती हैं जो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, इवन जीनियस पॉलिसी मेकर भी उस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।